हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। पढ़ाई कैसी आप सबकी चल रही है? मस्त। तो हमने कल क्या क्या पढ़ा था, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि जो हमारे पिछले जो लेक्चर हुए हैं आप लोगों ने उन्हें अटेंड किया या नहीं। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हो या नहीं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा। और हमने अभी तक 2 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है वह है सेल थ्योरी और सेल का फाइनल शेप एंड ओवरव्यू ऑफ सेल। और उसके बाद हमने पढ़ा सेल के टाइप्स, और उसके अलावा हमने जो पढ़ा है वह है राइबोसोम, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स। और हमने कल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया है उनमें से एक था राइबोसोम, जिसे शायद अब हम आगे ना पढ़ें क्योंकि हमने कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल से राइबोसोम को पढ़ा दिया था। इसलिए अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो उस लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, आप जाइए और सबसे पहले वो लेक्चर एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद वापस आकर ये लेक्चर आप देखिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए, इसके साथ ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए और क्लास की डिटेल्स के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप लोग जाइए, उससे जुड़िए और हमसे कनेक्ट होइए। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। हम आज क्या क्या पढ़ेंगे वह है प्रोकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक सेल के साथ में आज शुरुआत करेंगे और जहां पर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरह से डिटेल में, उसके अंदर ऑर्गेनल्स क्या क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कौन सा किंगडम पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स के कार्य क्या क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसके ऑल द मेंबर्स कहाँ पाए जाते हैं? किंगडम मोनेरा में। पहला पॉइंट है इसका, all the members of kingdom मोनेरा। प्रोकैरियोटिक सेल के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो सभी किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं। इसके साथ ही प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, जो हम पहले ही पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुके हैं। और जो दूसरा पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल का, इट इज स्मॉलर इन साइज but multiply more rapidly than the यूकैरियोटिक सेल। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका साइज यूकैरियोटिक सेल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लगभग 10 गुना ज़्यादा छोटा साइज होता है। लेकिन ये मल्टीप्लाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से करते हैं यूकैरियोटिक की तुलना में। अगर हम साइज की बात करें तो एक यूकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का जो साइज होता है वह होता है औसत 1 से 10 माइक्रोमीटर। वहीं पर अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक का जो साइज होता है वह लगभग इसके 10 गुना, 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है।
अतः हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक की तुलना में यूकैरियोटिक का साइज लगभग 10 गुना होता है। प्रोकैरियोटिक से बहुत बड़ा साइज होता है यूकैरियोटिक का। इसके अलावा अगर मल्टीप्लाई की बात करें यूकैरियोटिक से और प्रोकैरियोटिक की, तो एक ई कोलाई सेल जो कि प्रोकैरियोटिक में होती है के अंतर्गत आती है। तो ई कोलाई जो होती है, ई कोलाई का एक सेल, इसको डिवीजन करने में कितना मिनट लगता है? अगर 20 मिनट बाद हम एक सेल को रखेंगे तो 20 मिनट के बाद में या डिवाइड हो जाएगी और डिवीजन करके 2 सेल में परिवर्तित हो जाएगी। वहीं पर अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यानी कि ह्यूमन सेल की बात करें, तो अगर हम किसी ह्यूमन के चिक सेल को लेते हैं, किसको लेते हैं? चिक सेल को लेते हैं, चिक सेल लेते हैं, तो उस सेल को जब हम कल्चर मीडियम में रखेंगे और उसको हम देखेंगे कब? 24 घंटे के बाद, अब कि 24 आवर्स के बाद, तब वह डिवाइड होके 1 से 2 सेल होगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ई कोलाई जिसको 1 से 2 होने में मात्र 20 मिनट का समय लगता है, वहीं पर एक चिक सेल को 1 से 2 होने में 24 घंटे का समय लगता है। अगर हम 20 मिनट के बाद फिर से इनको देखें तो 20 मिनट के बाद ये 4 हो जाएंगी, और इनको 20 मिनट के बाद देखें तो ये 8 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं 20 मिनट के बाद? टोटल 8 सेल, 4 ये 4 ये। अगर हम देख रहे हैं 20, 20, 40, 20, 60, मात्र 1 घंटे के अंदर ये 1 से 8 सेल हो रही हैं। वहीं पर एक चिक सेल को 24 घंटे में 1 से 2 होने का टाइम लगता है। अगर इनको 24 घंटे में देखेंगे तो इनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए। एकदम सिंपल से पॉइंट्स हैं और जिन्हें मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और इसके अलावा बैक्टीरिया, और इसके साथ ही जो मोनेरा के में और भी जो भी मेंबर्स पाए जाते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इनका साइज एंड साइज वेरी होता है, जो मैंने कल भी एक डायग्राम बना के दिखाया था। अगर हम बात करें इनके शेप एंड साइज की, देखिए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के शेप एंड साइज की। किसकी? शेप एंड साइज। तो इनके जो शेप एंड साइज होते हैं ये वेरी होते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज में। तो हम लिख सकते हैं दे वेरी इन शेप एंड साइज। इनके शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं। अगर हम इनके शेप एंड साइज की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, दे आर 4 टाइप्स। पहला होता है बैसिलस, दूसरा होता है कोकस, तीसरा होता है विब्रियो,
और जो फोर्थ टाइप है इसका वह होता है स्पाइरिलियम। जो बैसिलस होता है इसका जो शाइप होता है कुछ स्पून टाइप का होता है इस प्रकार से। वहीं पर जो कोकस होता है यह राउंड होता है, और इसके अलावा जो विब्रियो होता है यह कॉमा शेप का होता है कुछ इस टाइप से। इसके अलावा जो स्पाइरलम होता है, तो जो आपकी नोट्स होंगी उसमें जो स्पाइरल लगा होगा ऐसे ऐसे कुछ उस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से। स्पाइरलम ऐसे होता है, विब्रियो ऐसे होता है, कोकस राउंड होता है, और बैसिलस जो होता है या कुछ स्पून शेप का होता है। हम इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी? तो याद करने की इसकी ट्रिक है स्पाई की वीडियो में बेस बढ़ाओ। तो स्पाई से होगा स्पाइरिलम, की से होगा कोकस, वीडियो से होगा विब्रियो, और बेस से होगा बैसिलस। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रकार का डाउट है? नहीं होना चाहिए किसी को कोई भी डाउट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके शेप एंड साइज की बात करें तो दे वेरी इन शेप एंड साइज। 4 टाइप्स के होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरिलम। अगर हम इन्हें याद करने की ट्रिक देखें तो स्पाई की वीडियो में बेस बढ़ाओ, स्पाई से होता है स्पाइलम, की से कोकस, वीडियो से विब्रियो, बेस से बैसिलस। और जो बैसिलस होता है या स्पून शेप का होता है कुछ, कोकस राउंड होता है, विब्रियो कॉमा शेप का होता है, और स्पाइलम स्पाइरल शेप का होता है, जो आपके नोट में जो स्पाइरल लगा होगा जिससे पेंच बंधे हुए हैं। ठीक है, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाकर एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बना के देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम। तो यह क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे कि हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो एक कवर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। हम लोग इतनी बार डायग्राम बना के देख चुके हैं कि सभी को डायग्राम तो ऐसे ही याद हो गया होगा। यह क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो अगर हम बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियाइड। कुछ इस प्रकार से न्यूक्लियाइड पाया जाता है। हमने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यह कुछ नंगा पुंगा सा ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता रहेगा। यह क्या है? साइटोप्लाज्म।
इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सभी नंगे पुंगे ऐसे ही घूमते रहते हैं और उनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सिर्फ मेम्ब्रेन कौन सी पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। और इसके ऊपर भी एक शीट होती है जिसे हम अभी सेल इनवेलप में आपको समझाएंगे। और यह क्या है? न्यूक्लियाइड। हम इसे क्या बोलते हैं? जीनोफोर भी बोलते हैं। यह क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। यहां तक किसी को डाउट? इसके अलावा जो न्यूक्लियाइड है जिसे जीनोफोर भी बोलते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और नंगा पुंगा सा साइटोप्लाज्म में घूम रहा है, इसके अलावा भी इसमें एक डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए और भी पाया जाता है जो कुछ इस प्रकार से होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। क्या है ये? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होता है यह होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। देखिए जो क्रोमोसोमल मटेरियल है यह है न्यूक्लियाइड, और इसके अलावा भी दूसरा जो हमें दिख रहा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, तो यह भी तो एक क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो फिर हम इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी बोल सकते हैं क्योंकि यह एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके अलावा यह सेल्फ डीएनए रेप्लिकेटिंग भी करता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं जीन टैक्सी। हम इसे बहुत सी डिटेल से बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। किसको? प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड जो होता है इसमें एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर पाया जाता है जो होता है रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एक इसमें फिनोटाइपिक रेसिस्टेंट पाया जाता है। कैरेक्टर पाया जाता है इसमें, वह कौन सा होता है? रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। ये कैरेक्टर किसका है? प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड में इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं जो स्टोरेज का काम करती हैं। उनमें भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। वह होती हैं जैसे साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह कुछ बैक्टीरियाज में इनफोल्ड हो जाती है और इनफोल्ड होके यह बनाती है क्रोमेटोफोर। क्या बनाती है इनफोल्ड होके? क्रोमेटोफोर, जो किसका काम करता है? पिगमेंट स्टोर करता है। ये रेड कलर जो दिख रहे हैं ये पिगमेंट है।
तो यह क्या करता है, पिगमेंट स्टोर करता है, वो भी कलरफुल। यह क्या है, क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर का काम क्या है, यह क्या करता है, पिगमेंट स्टोर। कौन से, कलरफुल। इसके अलावा इसमें और क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह कुछ जगह से और भी इनफोल्ड हो जाती है और यह क्या बनाती है, मेसोसोम। ये क्या है, मेसोसोम, जो कुछ वेसिकल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह है वेसिकल। यह क्या है, वेसिकल। यह जो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है यह है टिब्यूल। इसके अलावा जो यह कुछ खुरदरा सा लैमलाई टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो अंदर कोई कहीं कहीं से अंदर की साइड में प्रेस्ड हो गया है, उसे हम बोलते हैं लैमलाई। वैसे आप लोग हाथ पैर धुल के आज आए हो या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए, वैसे ही आज हम लोग हाथ पैर धो के प्रोकैरियोटिक सेल के पीछे पड़े हैं। तो जो लैमलाई, वेसिकल और ट्यूब्यूल होता है, यह होता है मेसोसोम। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेसोसोम। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक मोटिलिटी के लिए स्ट्रक्चर निकलता है कुछ इस प्रकार से। इसे हम बोलते हैं फ्लैजला। यह क्या है, फ्लैजला। हमने अभी तक इस डायग्राम में क्या क्या देखा है, एक तो न्यूक्लाइड देखा जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जिसे हम जीनोफोर भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने प्लाज्मिड देखा, वह भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। इसके अलावा यह डीएनए रेप्लिकेटिंग भी करता है, उसे हम जीन टैक्सी भी बोलते हैं। इसमें एक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इसके अलावा हमने क्रोमैटोफोर देखा जो पिगमेंट स्टोर करता है, कलरफुल का। इसके अलावा हमने इसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और मेसोसोम देखा। मेसोसोम में वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमलाई होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें फ्लैजला देखा और इसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ पाई जाती है जिसे हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कल पढ़ा था, वह है राइबोसोम, जो कि 70S पाया जाता है इसमें। राइबोसोम 70S। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वह कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अब हम इसमें मैंने जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने जो ऑर्गेनल्स देखे वह कौन कौन से हैं।
पहला है सेल इनवेलप, दूसरा है हमने न्यूक्लियोइड देखा इसमें, तीसरा हमने इसमें देखा प्लाज्मिड, फोर्थ हमने जो इसमें ऑर्गेनल देखा वह था इंक्लूजन बॉडीज, फिफ्थ हमने इसमें ऑर्गेनल जो देखा वह था क्रोमेटोफोर, इसके अलावा हमने इसमें देखा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल। तो सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल इनवेलप के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमने इसमें देखा मेजोसोम, क्या देखा? मेजोसोम। इसके अलावा हमने इसमें फ्लैजला देखा, फ्लैजला के अलावा हमने इसमें राइबोसोम देखा। इसके अलावा हम इसमें और भी एक ऑर्गेनल अभी देखेंगे जिसे हमने इसमें नहीं बताया है, वह है पिलाई एंड फिम्बरी। तो इसमें हमने कितने टोटल स्ट्रक्चर्स देखे हैं जो ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। सेल इनवेलप है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, इंक्लूजन बॉडी है, क्रोमेटोफोर है, मेजोसोम है, फ्लैजला है, राइबोसोम है एंड पिलाई एंड फिम्बरी है। तो यहाँ तक हम लोगों का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेल इनवेलप को। न्यूक्लियोइड को हम पढ़ ही चुके हैं कि या जीनोफोर होता है और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और यह नेक्ड होता है, मतलब कि नंगा पुंगा होता है, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, नेक्ड होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। तो हम न्यूक्लियोइड को काफ़ी ज़्यादा यही स्ट्रक्चर में ही पढ़ लिए हैं। प्लाज्मिड को हम डिटेल से यहीं स्ट्रक्चर में पढ़ लिए हैं। इंक्लूजन बॉडी जो कि स्टोरेज का काम करता है, इसे हम थोड़ा सा भी फिर से एक बार पढ़ लेंगे। क्रोमेटोफोर जो कि पिगमेंट स्टोर करता है, वो भी कलरफुल, तो इसे भी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मेजोसोम जो कि वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेलाई होता है, हम इसे अभी पढ़ेंगे। फ्लैजला को हम भी पढ़ेंगे। राइबोसोम को हम कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं, तो राइबोसोम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कल वाला आप लेक्चर एक बार देख लीजिए, राइबोसोम आपका क्लियर हो जाएगा। पिलाई एंड फिम्बरी जिसकी बात ही हमने स्ट्रक्चर में नहीं की है, तो हम पिलाई एंड फिम्बरी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अब आगे सेल इनवेलप से। देखिए, अब हम देखेंगे सेल इनवेलप। पहला है सेल इनवेलप। सेल इनवेलप जो होता है यह मोस्ट प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक स्पेशली बैक्टीरियम। देखिए, जो सेल इनवेलप होता है या मोस्ट प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और स्पेशली बैक्टीरियम में पाया ही जाता है। इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स
प्रोटेक्टिव लेयरिंग, जो कि सेल इनवेलप होता है या केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है, या प्रोटेक्शन का काम करता है, या सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जो सेल इनवेलप होता है हैव डिफरेंट functions but work collectively as protective layer। देखिए, जो सेल इनवेलप होता है इसके जो फंक्शन होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, बट जितने भी लेयर होते हैं वो सभी एक जैसे काम करते हैं प्रोटेक्शन का। क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का। एज प्रोटेक्टिव लेयर हैव डिफरेंट फंक्शन बट वर्क कलेक्टिवली एज प्रोटेक्टिव लेयर। और जो सेल इनवेलप होती है यह 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इट हैव 3 बॉन्ड टाइटली बॉन्ड लेयर्स। देखिए, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। जो पहली लेयर होती है वह होती है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी लेयर जो होती है वह होती है सेल वॉल, और जो तीसरी लेयर होती है वह होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है यह आउटर लेयर होती है, और जो सेल वॉल होती है यह मिडिल लेयर होती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह इनर लेयर होती है, और यह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। किसी भी चीज को अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए, या सेल से किसी भी चीज को बाहर आने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे सिलेक्ट करता है कि यह अंदर जानी चाहिए या इसे अंदर से बाहर आना चाहिए। यह काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो जो सेल इनवेलप होती है मोस्ट प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, और स्पेशली बैक्टीरियम में। इट इज केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लेयरिंग। तो जो सेल इनवेलप होता है यह केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है और यह प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं, इसकी जितनी भी लेयर होती हैं, 3 लेयर जो होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन इनका सेम काम एक ही है, यह प्रोटेक्शन देते हैं सेल को। और यह जो बने होते हैं 3 लेयर से बने होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है या ग्लाइकोकैलिक्स होती है कुछ चिपचिपी सी होती है, इसके नीचे सेल वॉल होती है और इसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है और यह थिक भी होती है और टफ भी होती है। हम इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहली है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, अगर इसके नाम को हम तोड़ते हैं तो ग्लाइको मीन्स होता है शुगर और कैलिक्स मीन्स होता है कोट। मतलब कि शुगर का कोई एक
कोट, जो कि सेल वॉल के ऊपर होता है, या चिपचिपा सा कुछ होता है, या फिर या थिक भी होता है। ग्लाइकोकैलिक्स इट composed and thick, vary in different bacteria. जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इसका कंपोजिशन और इसकी जो थिकनेस होती है यह वैरी होती है डिफरेंट बैक्टीरिया में। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है या इट मे बी स्लाइम लेयर और कैप्सूल। तो देखिए, जो ग्लाइकोकैलिक्स है या स्लाइम लेयर भी हो सकती है और कैप्सूल भी हो सकती है। अगर यह स्लाइम लेयर है तो यह थिन होगी, और अगर यह कैप्सूल है तो यह थिक होगी। इसके अलावा यह अगर स्लाइम लेयर है तो यह लूज होगी, और अगर यह कैप्सूल है तो यह टफ होगी। क्या होगी? टफ होगी। और ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? देखिए, यह ग्लाइकोकैलिक्स है जो कि सेल वॉल के ऊपर है, और सेल वॉल के नीचे है इनर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह ग्लाइकोकैलिक्स अगर स्लाइम लेयर है तो यह बनी होगी म्यूको पॉलीसैकेराइड की। अगर यह स्लाइम लेयर है तो यह बनी होगी म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। और इसके अलावा इसके काम क्या होंगे? यह आयरन लॉस को रिड्यूस करेगा, यह वाटर लॉस को रिड्यूस करेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम दूसरी लेयर की बात करें तो वह है सेल वॉल। इसके अलावा एक और पॉइंट देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द अटैक ऑफ होस्ट, जो प्रोकैरियोटिक सेल के सेल इनवेलप का जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जो सेल वॉल के ऊपर लेयर पाई जाती है, यह प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को अटैक से। किसके? होस्ट के अटैक से। ठीक है, जैसे अगर कोई बैक्टीरिया किसी भी होस्ट के ऊपर अटैक करती है या फिर उसे संक्रमित करने की कोशिश करती है, बहुत सारी बैक्टीरियाओं से रोग बहुत सारे होते हैं, तो वैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया कहीं पर किसी होस्ट को जाके संक्रमित करने की कोशिश करती है तो वह ऐसे तो जाएगी नहीं बिना हथियार के। तो उसके लिए जो ढाल का काम करता है वह होता है ग्लाइकोकैलिक्स, कि वह प्रोटेक्ट कर सके बैक्टीरिया के कि होस्ट उस पर अटैक ना कर पाए। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की। दूसरी जो लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स के बाद वह होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड होती है, और यह बैक्टीरिया को प्रोवाइड करवाता है सेब। क्या प्रोवाइड करवाता है? सेब। और यह बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर अगर साइटोप्लाज्म में बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ भर जाए तो उससे ब्रस्ट हो सकता है, तो ब्रस्ट होने से बचाता है। अगर साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ बाहर बहुत ही ज़्यादा सेल से चली जाए तो सेल कोलैप्स हो जाएगी, तो यह कोलैप्स होने से भी बचाता है। तो सेल वॉल जो होता है
प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग एंड ब्रस्टिंग। दूसरा पॉइंट है, इट इज गिव शेप टू द बैक्टीरिया। देखिए जो सेल वॉल होता है इसका बस इतना सा काम है कि सेल के जो आउटर लेयर है उसको रिजिड कर देता है, जिससे कि सेल कोलैप्स नहीं होती है, सेल ब्रस्ट नहीं होती है, सेल को एक प्रॉपर शेप मिलता है। किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। सेल वॉल उसे एक शेप देता है, कोलैप्स होने से बचाता है, ब्रस्ट होने से बचाता है। इसके अलावा जो तीसरी लेयर है वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमिएबल। इसका क्या काम है? अगर कोई चीज़ सेल के अंदर जानी है तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेगा। सेल से किसी चीज़ को बाहर आना है तो वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिशन लेगा। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई भी चीज़ अंदर या बाहर नहीं जा सकती है। उसे सिलेक्ट कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह बनी होती है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या इनर लेयर होती है, और सेल एनवेलप में जो 3 लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप के आधार पर बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में बांटा गया है ग्राम स्टैनिंग के रिस्पॉन्स पर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आज का लेक्चर थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है और हमारे अभी बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी पढ़ने बाकी हैं। जैसे हमने न्यूक्लियाइड को पढ़ लिया, प्लाज्मिड को पढ़ लिया, इंक्लूजन बॉडीज को पढ़ना है, क्रोमेटोफोर को पढ़ लिया है कि यह पिगमेंट स्टोर करते हैं, मीजोसोम को पढ़ना है, फ्लैजिला को पढ़ना है, राइबोसोम को हमने कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है, पिलाई एंड फिम्बरी को पढ़ना है। तो अगर हम सभी ऑर्गेनल्स को अभी पढ़ाएंगे तो यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम यह जो बचा हुआ है यह कल पढ़ाएंगे। इतना आप लोगों के लिए आज काफ़ी है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पिछले 2 लेक्चर जो हुए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल्स पर मिल जाएंगे और उनमें आप ज़रूर आइएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिएगा, जिससे पता चल सके कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि या नहीं आ रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही अगर आपने पहले 2 लेक्चर नहीं अटेंड किए हैं तो उनको भी अटेंड कर लीजिएगा और आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने में कोई भी आलसपन मत दिखाइएगा और मैं जितने भी स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सभी स्ट्रक्चर्स को अपनी नोट पर ज़रूर भी बनाइए और उन्हें प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।